पार्ट A2। कौन सा पेज है ये? पेज 416 पे माय डियर क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लें। कांगरूल लिमिटेड, अब पाकिस्तान बेस्ड, दिस इज ऑल रिवीजन नाउ, वी डन विद द कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट हमने आज की क्लास में बस नया पढ़ा एडवांस का, वी आर डूइंग रिवीजन जस्ट। कांगरूल लिमिटेड इज अ पाकिस्तान बेस्ड कंपनी प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर कैरिड आउट ड्यूरिंग द ईयर। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। So KL purchased an investment property in United States for US dollar 2.6 million. When it purchased नहीं बताया हुआ, आगे चलें फिर। 10% advance payment was made on Yakam May and 70% was made on Yakam July on transfer of title. Okay. So when I purchased the property, 1 जुलाई, when I received the property 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को मुझे प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफर हो गई है। तो इसका मतलब है ये एडवांस का सवाल है ना, फिर पेमेंट कब हो गई है? यकम मई को। एंड द रिमेनिंग अमाउंट वाज पेड ऑन, सॉरी मादरत, पहले आपको हम रिवाइज करवा दें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड। एक हैंड रिटन पेज आज के नोट्स के साथ हमने अटैच किया है, वो जरा आप खोलें। और अगर किताबें आपके पास आ चुकी हुई हैं और आपने ऑनलाइन लेक्चर्स लेट शुरू किए हैं लेने, तो एक सेपरेट पेज जो है वो किताब के एंड के ऊपर जो है हैंड रिटन पेजेस हैं, बिल्कुल किताब के एंड के ऊपर, वहां से आपको ये पेज जो है वो मिल जाएगा। भाई वो पेज एक सफ़ा ना अलग से है, वो ज़रा देखें, एक दो स्टूडेंट को नहीं मिला। ले आए ना, इधर नहीं मिला हुआ, इसको कहीं ला दे। इधर किधर है हैंड रिटन पेजेस, जरा देखिएगा। कोई नजर आ रही है हैंड रिटन पेजेस? H लिखा हुआ। ABCDEFGH, ये वॉल्यूम 2 के मुझे लग रहे हैं, वॉल्यूम 2 के हैं। भाई उससे कहीं वो जो नोट्स है ना, मुझे यूएसपी में दे दे। नहीं, बिलाल को बुलाएं जल्दी। असल में अब ये लैपटॉप दूसरे, इसमें डाटा भी नहीं है। पॉज कर दो। ओके जी, ये बुक के एंड के ऊपर हैंड रिटन पेजेस हैं जिन्होंने लेट लेक्चर ज्वाइन किए हैं। और वैसे जो है वो हमारा थोड़ा सा IAS 21 की रिवीजन करें, सॉरी IAS 40 की। लैंड एंड बिल्डिंग हम लेते थे IAS 40 में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, और किस पर्पस के लिए लेते थे? लैंड एंड बिल्डिंग हम 2 पर्पस के लिए लेते थे। अगर तो सेल के लिए ली हुई है फिर तो IAS 2 लगेगा,
अगर एडमिन पर्पस के लिए भी है तो फिर तो IAS 16 लगेगा। लेकिन अगर हमने किराए पे देने के लिए ली हुई है या कीमत बढ़ने के लिए ली हुई है, किराए पे देने के लिए और कीमत बढ़ने के लिए, और किराए पे देने के लिए या कीमत बढ़ने के लिए, तो कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? IAS 40। IAS 40 का नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये डील करते हैं ओनली लैंड एंड, पेज मिल गए, पेज भाई वो पेज, IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओनली लैंड एंड बिल्डिंग। ये आज के नोट्स का पेज नंबर 2 है, जो यूट्यूब में नीचे लिंक के अंदर ड्राइव के नाम से लगा हुआ ना, डिस्क्रिप्शन में जाके देखा करें, गूगल ड्राइव के नाम से ना एक नाम आ रहा होता है या किसी भी नाम से आ रहा होगा, उसको डाउनलोड कर लें। इनिशियल रिकॉग्निशन जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट के ऊपर होती है। अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अवेलेबल हों तो, और ले आए ना एक सफ़ा। इनिशियल मेजरमेंट होती है कॉस्ट के ऊपर, जिसमें आपकी कॉस्ट सच एज प्रोफेशनल फीस और जो चीज़ें एसेट की कॉस्ट में आप डाला करते थे IAS 40 में। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में आपके पास 2 चॉइसेस हैं। IAS 40 में बताया आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में 2। या चीज़ों को किस पे रखें? कॉस्ट पे, या चीज़ों को रिवैल्यूएशन मॉडल पे नहीं, फेयर वैल्यू मॉडल पे, या चीज़ों को रखें फेयर वैल्यू मॉडल पे। ओके, लेट्स डू। ये क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आपने देखते रहना है। लैंड एंड बिल्डिंग इज परचेज ऑन रकम जनवरी 11 फॉर ₹70 इंक्लूडिंग लैंड ऑफ 30। तो 30 की लैंड है तो फिर 40 की क्या है? बिल्डिंग। लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 10 years। बिल्डिंग की लाइफ कितने साल है? 10 years। फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज ₹95। रेंट पे फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ₹95 होगी पूरी प्रॉपर्टी की। एंड 65 ऑन 31 दिसंबर 12। 31 दिसंबर 11 को इसकी फेयर वैल्यू थी 95 और 31 दिसंबर 12 को इसकी फेयर वैल्यू हो गई 65। ओके, अब आप हजरात मुझे ये बताएं कि इफ आई एम फॉलोइंग कॉस्ट मॉडल देन द थिंग्स आर वेरी इजी। व्हाट इज द कॉस्ट टोटल? 70। इसमें लैंड कितनी है? 30। तो बाकी किसकी प्राइस है? बिल्डिंग की। तो 70 माइनस 30, बाकी बिल्डिंग है। अब एंट्रीज क्या करेंगे कॉस्ट मॉडल में? कॉस्ट मॉडल में बोलें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ 70। ईयर एंड के ऊपर डेप्सिट करना है पूरे 70 को, या 70 में पड़े हुए 40 को? 40 को 40 डिवाइडेड बाय 10, 4 इज द डेप्रीसिएशन। ये होगी 31 12 11 की एंट्रीज, 2011 की 2 एंट्रीज। और जब अगला साल आएगा तो फिर दोबारा एंट्री कर देंगे डेप्शन डेबिट अकाउंट डेप्शन क्रेडिट। तो ये 2 सालों की एंट्रीज होगी अंडर द कॉस्ट मॉडल। बट इफ आई एम यूजिंग फेयर वैल्यू मॉडल, तो आई विल सजेस्ट यू टू प्रिपेयर अ टी अकाउंट। बेहतर है कि आप एक टी अकाउंट बनाएं। टी अकाउंट बना के मुझे बताएं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने की बाय की। अब आप ये ना देखें कि इसमें 30 की लैंड है, आप इसमें ना देखें इसमें 30 की लैंड है, क्योंकि डेप्रिशिएट नहीं करनी। जीआर एंड पे कितने की हो गई? 95। तो बताएं पी एंड एल में क्या जाएगा? 20 बैलेंसिंग निकलेगा, 25 का गेन। अगले साल का ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन 65। आप बताएं 95 वाली चीज गिर के अगले साल के एंड पे किस पे चली गई? 65 पे। तो क्या लॉस आया? 30 का लॉस। एंट्रीज अब यहां से करेंगे हम। सिर्फ एक कॉपी चाहिए, वो जो नीचे वाला सफ़ा है। हाँ बस ये जी। एंट्री बताएं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन इन पी एंड एल क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगले साल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट पी एंड एल डेबिट। तो ये 3 एंट्रीज हमने की है। उसको कहो ये शोर कहां से आ रहा है, इनको चुप करवाएं। कॉस्ट मॉडल में हम एसेट किस पे शो करते हैं? माइनस अकम्युलेटेड इंपेयरमेंट। और पी एंड एल में क्या नजर आती है? डेप्रिसिएशन। और फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर हम शो करते हैं एसेट किस पे? बैलेंस शीट में। किस पे? फेयर वैल्यू पे। और पी एंड एल क्या शो करता है? गेन लॉस ड्यू टू फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। एंड डू नॉट
डिप्रिशिएट। ये सारा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब मोहतरम मेरे ख्याल से अब ऐसा करते हैं कि अब हम एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाहर के मुल्क में खरीद के उसका टी अकाउंट बनाते हैं। मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप 2 मिनट में खुद ट्राई कर लें ये टी अकाउंट बनाने की। हमने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली है यूएसए में फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, जिसकी कॉस्ट है $30 ऑन जकम जनवरी 15। एक बार देख लें सवाल। फेयर वैल्यू ऑन पहले साल का एंड इज $70 एंड दूसरे साल का एंड इज $25 और डॉलर का रेट भी बदल गया। तो टी अकाउंट बनाएं जरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। ये सवाल खुद करें। इसमें इसको लेटेस्ट रेट के ऊपर लाएं ईयर एंड पे। उधर ही रखो कैमरा। We purchased a property in USA for capital appreciation costing $30. Fair value was this and this. Okay. अच्छा जी, मैंने आपको कहा कि नॉन मनी आइटम को ईयर एंड पे लेटेस्ट रेट पे नहीं लाना, और आप लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को ईयर एंड पे लेटेस्ट रेट पे ले आए हैं। भाई वो असल में मसला ये है कि फेयर वैल्यू जब मॉडल फॉलो होगा
तो हम उसको इस वजह से ये रेंट पे नहीं ला रहे लेटेस्ट रेट के ऊपर कि ये मॉनेटरी आइटम बन गया, ये है नॉन मनी आइटम। लेकिन नॉन मनी आइटम में जब रीवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा होगा तो ना चाहते हुए भी हमें उसको किस पे लाना पड़ेगा, लेटेस्ट रेट पे। ये रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, वो IAS 16 का है, इसका नाम फेयर वैल्यू मॉडल है जी। ये तो पिछला सवाल था, इसको छोड़ें जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलें जी माय डियर, कितने की खरीदी है? यकम जनवरी 15, कैश $30 मल्टीप्लाइड बाय 130 इज इक्वल टू 3900। अब ईयर एंड के ऊपर मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ के चली गई $70 पे। लेकिन अब $70 पे अगर लाना है तो डॉलर का रेट तो बदल गया है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे तो रखा नहीं हुआ। अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे पड़ा रहता फिर कोई मसला नहीं था। अभी ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे पड़ा हुआ है या लेटेस्ट रेट पे लाना है, तो $70 की प्रॉपर्टी होगी, लेकिन डॉलर भी कितने का हो गया? 135 का। आप बताएं 31/12/15 की रात को $70 इंटू 135 9450। आप बता दें अगर 3900 वाली चीज 9450 पे लेके जानी है तो व्हाट विल बी माय गेन? जी बोलें। 5550। अब दो एंट्रीज बोल दें हमारे साल की। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ 3900, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट P&L क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ 5550। यकम जनवरी 16 ब्रॉड डाउन 9450। इकतीस 12/16 कैरी डाउन। अच्छा वैसे एक चीज नोट करें जरा, इधर देखें, $30 $70 हो गए थे, प्रॉपर्टी महंगी हो गई थी, और डॉलर भी अब 135 रुपए का हो गया है। तो बेसिकली ये दो गेन है, एक है फेयर वैल्यू गेन, प्रॉपर्टी $40 महंगी होगी, और एक है एक्सचेंज गेन। लेकिन दोनों को ही हम कहां ले गए? अलग अलग नहीं करना पेपर में इनको, इकट्ठा ही बस दोनों को P&L में ले गए। ओके, अब बोलें अगले साल में प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी? $25, और डॉलर कितने का हो गया? 132। जी आप बता दीजिए 9450 वाली चीज कितने पे चलेगी? 3300। सो व्हाट विल बी द लॉस? 6150। तो कितने लोगों ने इसी तरह कर लिया था? ओके, एंट्रीज, पहले साल की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट, दूसरे साल की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट P&L क्रेडिट, और अगले साल की P&L डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। अब वो सवाल निकालें जो हम करने लगे थे, उसका मुझे पेज नंबर बता दें। 416। King Royal Limited is a Pakistan-based company is preparing its financial statements for the year ended 31 December 2017. Following transactions were carried out during the year. Foreign currency transactions. KL purchased an investment property in United States for $2.6 million.
10% advance was paid on Yakam May 2017 and 70% payment was made on Yakam July 2017 when the title of the property was transferred. The remaining amount was paid on Yakam August 2017. बकाया पैसे हमारे साल, अगले साल, हमारे साल पे हो गए. ऑन Yakam सितंबर 17, तो डेट्स की तरतीब अब सही रहेगी. ऊपर वाली 3 एंट्रीज कर लेंगे, उसके बाद Yakam सितंबर हमें किराया आया. ओ, पूरे साल का एडवांस किराया आ गया. तो ये एडवांस मिल रहे हैं या दे रहे हैं? मिल रहा है. KL uses the fair value model of its investment property. अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहा है. ऑन 31 दिसंबर 2017 an independent value determined that fair value was $2.5. तो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने बताया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी की वैल्यू है $2.5. Okay, let's start. Solve revision, nothing else. पहले एंट्रीज करें ना जल्दी से. प्रॉपर्टी की एडवांस पे करने की एंट्री करें. फिर आप लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे मिटाना आपने सीखना है कि मैं कभी जिंदगी में मिटाना पड़ा तो कैसे मिटाऊंगा. कहां से शुरू करते हैं? राइट से लेफ्ट से दरम्यान से कर दो भाईजान. एंट्रीज एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट. अच्छा, पूरा क्वेश्चन ही कर लिया भाईजान. कैमरे बंद कर दो. तो पता नहीं कित्थों आए ना बच्चे, माशाल्लाह सारा पहले ही पढ़िया था. CNG आए हैं सवेरे सवेरे. क्या है, व्हाइट बोर्ड बड़े मिटाने में टाइम लगता है या लिख ज्यादा लिया हमने आज? अच्छा जी, ओके. डेट बताएं जी. यकम अप्रैल. KL परचेज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और एडवांस पेमेंट हुई है यकम मई को. देखना क्यों प्रोजेक्टर मिसिंग करता है. लैपटॉप लगा अभी छोड़ो. यकम मई 2017 वर्किंग कर लें. वहां उसे ले आया हूं. वर्किंग कर लें जी माय डियर. कितने की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? 2.6 मिलियन की. 10% पेमेंट कब होगी? यकम मई को. 70% पेमेंट यकम जुलाई को. बाकी यकम अगस्त को. जी यकम मई को 2 पॉइंट इंटू 10%, $0.26 मिलियन. ऐसा ही है. बस ठीक है, अब जिस तरह उसने लिखा उस तरह चलने दो, कोई मसला नहीं है इतना. आपने जैसे किया वैसे भी ठीक होगा. जी बोले आगे. यकम जुलाई 70% पेमेंट करेंगे. कितनी? $8.2 मिलियन. जी आगे बोले. यकम 2 पॉइंट इंटू जी 0.5. बुलाओ किसी को, देखो मिसिंग क्यों करता है. ये टोटल आ जाना चाहिए 2.6. अच्छा जी, एडवांस पेमेंट कितनी हुई? एडवांस डेबिट, व्हाट इज दिस? $0.26 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय. जी मोहतरम, यकम मई को डॉलर कितने का है? एक मिनट रुकना. यकम मई को डॉलर 100 का है. जी बताएं. 26 क्या? रुपीज इन मिलियन. प्रॉपर्टी की प्राइस आ गई? नहीं, एडवांस पेमेंट आई. प्रॉपर्टी की प्राइस तो जिस दिन प्रॉपर्टी आएगी उस दिन देखेगा ना. प्रॉपर्टी किस दिन आई? यकम जुलाई 17. वही जो अभी 2 सवाल पहले हमने सवाल किया था
क्या एंट्री बनेगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, एडवांस क्रेडिट, कैश क्रेडिट और पेबल क्रेडिट। अच्छा जी, एडवांस को किस अमाउंट पर हम रिकॉर्ड कर चुके हैं? बस इसको एज इट इज नीचे उतार लें। आप बताएं कैश कितना इन्वॉल्व हुआ? कैश इन्वॉल्व्ड इज $1.82 मिलियन। बताएं जी, यकम जुलाई को डॉलर कितने का है? 105। $191.1। पेबल को कितने पे क्रिएट करें? 105। अब रेट वही बोला 54.6। जी, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से क्या लिखूं? बैलेंसिंग। इसकी प्राइस को, इसको स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड नहीं करना। जब भी कभी एडवांस पे कर दिया तो इसको स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि ये वाली फिगर 105 पे पड़ी है और ये फिगर 100 पे पड़ी है। अब ये बैलेंसिंग यही आएगी। असल में हमें बचत हो गई। हम कुछ एडवांस पे कर रहे थे जब डॉलर 100 रुपए का था, तो बस आप ऐसे कोई कम प्राइस पे रिकॉर्ड करें जी। 271.7। आगे बोले जी। द रिमेनिंग अमाउंट वाज पेड ऑन यकम अगस्त 2017। बकाया पैसे यकम अगस्त 17 को पे हो गए। अगस्त को क्या लिखते होते हैं? 8 लिखते होते हैं ना। वैसे इसमें बेहतर है कि यकम अगस्त से लिखा करें, इस तरह तो पेपर में सोचने में टाइम लग जाता है। बस यकम अगस्त 17 जी। बोले कैश क्रेडिट करें पहले। इसमें कैश क्रेडिट कितना? 0.52 मिलियन डॉलर मल्टीप्लाइड बाय रुपीज। डॉलर कितने का हो गया जी यकम अगस्त को? 10। डॉलर के साथ ₹1 एक लगा हुआ है, डॉलर के साथ 1 लगा हुआ है, इसलिए मल्टीप्लाई वाला सवाल है। ये वो जी माय डियर बोले। हाँ जी 56.16। और डेबिट? जी 54 वाले को 56 दे के आ गए। गम एक्सचेंज लॉस जी कितना? 1.56। अच्छा जी, अब हमने जाहिरी बात है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को जिस मकसद के लिए लिया हुआ था उस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, और वो मकसद था रेंट लेना। तो हमने रेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को जो है वो दे दिया है। जी किस दिन किराए पे दिया है?
2017 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हमने किराए पे दे दिया। On Yekam September 17, KL rented out this property at annual kiraya of $0.24 million. 0.24 million पे हमने इसको किराए पे दे दिया है for 1 year and receive full amount in advance on the same date. कितने अरसे का एडवांस आया है? 1 ईयर का। तो कैश डेबिट एडवांस क्रेडिट अनअर्न्ड रेंटल इनकम कर दें, अनअर्न्ड रेंटल इनकम कर दें। एडवांस मतलब ये कि मैं बताना चाह रहा हूं ये भी एडवांस है, अनअर्न्ड रेंटल इनकम, कैश डेबिट अनअर्न्ड रेंटल इनकम क्रेडिट। जी माय डियर बताएं कितने $1 मिलियन एडवांस पैसे आए? ये पर मंथ है या ये पूरे साल के हैं? पूरे साल के हैं। अच्छा, यकम सितंबर को डॉलर कितने का था जिस दिन? असल में मैंने आपको कल समझाया था जिस दिन ये डॉलर आएंगे मुझे जेब में तो मैं इसको ले जाऊंगा बाजार में और बाजार में से पैसे ले लूंगा। तो जब ये डॉलर आएंगे मेरी जेब में एकदम आएंगे, यकम सितंबर को मैं कॉल करूंगा, मैं कहूंगा यार मेरी प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ गई है, मुझे डॉलर भेजो। मुझे डॉलर आ जाएंगे 0.24 मिलियन। इसको मैं पाकिस्तान में जाके जाहिर बात है किसी ब्रोकर के पास जाऊंगा जो करेंसी को डील करता है, उसे कहूंगा मुझे हर डॉलर के बदले कितने पैसे दे दो? 110। जी बोलें। स्लैश एडवांस 0.24 मिलियन डॉलर। $1 कितने का हुआ है? 110 का। जी बताएं। 26.4 रुपीज इन मिलियन। कैश डेबिट अनअर्न्ड रेंटल इनकम क्रेडिट। आप बताएं आगे हम आप पढ़ें कि ईयर एंड पे फेयर वैल्यू क्या है। अब मुझे बताएं कि अनअर्न्ड रेंटल इनकम क्या कभी जिंदगी में अर्न कर सकेंगे हम? कब अर्न करेंगे? जब प्रॉपर्टी किराए पे देंगे। प्रॉपर्टी तो किराए पे दी रखी है, यकम सितंबर से किराए पे दी हुई है। सितंबर में किराया कमाया, अक्टूबर में किराया कमाया, नवंबर में किराया कमाया, दिसंबर में किराया कमाया। ये अनअर्न्ड हमेशा अनअर्न्ड रहेगी, यानी हमारे अनअर्न्ड को अनअर्न्ड क्यों कहते हैं? अनअर्न्ड को अनअर्न्ड इसलिए कहते हैं इट इज अ लायबिलिटी। इस अकाउंट की नेचर क्या है? लायबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस या टू प्रोवाइड बिल्डिंग, ये हमारी लायबिलिटी है। ये एसेट वाला एडवांस है या लायबिलिटी वाला एडवांस है? आप मुझे बताएं जब भी हमारा ईयर एंड आएगा तो हम इसमें से कितनी रेंटल इनकम रिकॉर्ड करेंगे? ऐसे ना कर लें 0.24 इंटू 4/12। 0.24 को 12 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 1 महीने का फॉरेन करेंसी में रेंट। जब 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा? 4 महीने का डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो फिर क्या आ जाएगा? 4 महीने का फॉरेन करेंसी में रेंट। वो कितना आया जरा मुझे बताएं। 0. मुझे पता है ये करने की जरूरत नहीं है, इसके बगैर हमारा गुजारा चल रहा है। 0.08। इसको अब मैं मल्टीप्लाई कर दूं 31 दिसंबर के रेट से। यही तो करना नहीं है, यही तो करना नहीं है, क्योंकि रेंटल इनकम को अब मैं 31 दिसंबर के रेट पे रिकॉर्ड करूं या एडवांस आ चुका है? जब भी एडवांस आ चुका होता है तो एडवांस है नॉन मनी। नॉन मनी का मतलब है एडवांस को अब आपने वर्सेस वाली कैलकुलेशन से ईयर एंड पे कोई पंगा नहीं लेना। चुप करके एक छोटा सा काम करें, इधर से ही पकड़े एडवांस। 26.4 पाक रुपीज में कितने अरसे का किराया है? 12 महीने का। और हमने प्रॉपर्टी को कितने अरसे किराए पे दे दिया? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इंटू 4/12। बस ये कर दें। पाक रुपीज को 4/12 कर दें, क्योंकि ऑलरेडी कन्वर्जन हो चुकी हुई है ऊपर।
जी 8.8 बोले एंट्री अनअर्न्ड रेंटल इनकम डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट 8.8। अब आप टी काउंट बनाइए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। अभी कुछ और लगेगा इसके ऊपर, ऐसा ही है? कुछ और लगेगा ना? ये बस मेरे ख्याल से कोई लकड़ी शकड़ी लगेगी शायद। ये जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का टी काउंट। क्या लिखें हम? असूली तौर पे अगर लिखना है तो फिर तीन चीजें आएंगी, एडवांस, कैश और, क्योंकि इस ये अकाउंट डेबिट होगा तो ये सारे क्रेडिट होंगे असूली तौर पे। लेकिन इसका आसान हल ये होता है कि यहां आप लिख दें एडिशन। बताएं जी एडिशन कितने पे हुई है? 271 माना के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और इंटेंजिबल अपनी जात में नॉन मनी है क्योंकि ये रिसीवेबल पेबल नहीं है। लेकिन अगर ये फेयर वैल्यू पे आ जाएं तो फिर ईयर एंड पे, क्योंकि वैल्यू फेयर वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो फिर एक्सचेंज रेट भी लेटेस्ट वाला। आप बता दें ईयर एंड के ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने की हो गई? कितने की खरीदी थी? 2.6 की, और ग्रो करके नहीं, डाउन होके कितने पे चली गई? 2.5 पे। ये जो अभी हैंड रिटन पेज पे कॉन्सेप्ट करके आए हैं, $2.5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 116 290। अब कोई मसला नहीं, किसी को लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कीमत कम हो गई है 2.6 से 2.5, लेकिन डॉलर की कीमत तो बढ़ी है ना, तो इसलिए ओवरऑल नेट इंपैक्ट ही निकालना होता है हमने। जी आप बताएं व्हाट इज दिस गेन? 18.6 18.3। जी इस 18.3 की एंट्री बताएं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और P&L क्रेडिट 31 दिसंबर 17। ये भी 31 दिसंबर 17 था ना, इधर भी डेट डालें 31 दिसंबर 17। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और P&L क्रेडिट या फेयर वैल्यू गेन, जो मर्जी नाम रख लें, 18.3। ओके बैलेंस शीट और P&L भी बनाना है। भाई वो कुर्सी पुरानी वाली ढूंढो, कहाँ है, किधर है, क्या चक्कर है? हाँ उन्हीं को वो वाली कुर्सी ढूंढे। जी माय डियर, बैलेंस शीट P&L। अच्छा वैसे जरा
सोच के बताएं इस सवाल में आपके जहन में क्या है। हमने एक प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ाई है तो P&L में क्या क्या आना चाहिए? रेंटल इनकम एक आनी चाहिए, और IAS 21 की वजह से जो है वो एक्सचेंज गेन लॉस आना चाहिए। और क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पर है, इसलिए फेयर वैल्यू गेन और कॉस्ट मॉडल तो यूज कर नहीं रहे, हाँ डेप्रिसिएट नहीं करेंगे, फेयर वैल्यू गेन लॉस आना चाहिए। और P&L में तो ये चला जाए। बैलेंस शीट में क्या आनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और साथ पेएबल अगर कोई बचा हुआ है अभी तक तो वो आना चाहिए, वो शायद बचा ही ना हो, और अगर एडवांस कोई बचा हुआ है तो वो आना चाहिए। लेकिन बहरहाल एंट्रीज को देखें और बताएं P&L में क्या क्या जाएगा। एक्सचेंज लॉस जा रहा है 1.56, और रेंटल इनकम जा रही है, और ये जा रहा है, इधर ही बना लेते हैं। जी माय डियर, एक्सचेंज लॉस बोलें कितना है? 1.56। रेंटल इनकम 8.8, और फेयर वैल्यू गेन नाउ विल प्रिपेयर बैलेंस शीट। सुबह फजर पढ़ने जब जा रहे थे मस्जिद, बारिश हो रही थी या पहले ही होगी थी? पहले ही होगी। मर्द कहाँ नमाज पढ़ते हैं? अच्छा, मस्जिद, माशा। अच्छा जी, बैलेंस शीट में बताएं क्या जाएगा? नॉन करंट एसेट। अब मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं सामने लिख रहा हूं, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इधर नहीं लिख रहा, इधर लिख रहा हूं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और बैलेंस शीट में क्या जाएगा? करंट लायबिलिटीज में एक्सेलेंट अन अर्न्ड रेंटल इनकम, और बस तो फिर नॉन करंट एसेट में जाएगी, BUS बस वैगन। अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कैरिड ऑन अवेलेबल है रेडीली, दैट इज 290। अनअर्न्ड कितनी थी? 26.4। उस अनअर्न्ड में से अर्न कितनी हो गई? 8.8। जवाब 17.6। अब आप यहां तशरीफ ले आए। अच्छा, ऑनलाइन या फिजिकल में किसी भी किस्म का कोई बच्चों को इशू आ रहा है तो वो ऐसा करें, सर आप कैप्टन भिजवाए, हम ना आज ही रेडी कर देंगे। या वो उससे पूछो अब्दुल्ला से कितनी देर लग रही है, क्या कह रहे हैं। अच्छा भाई, किधर है वो क्या कहते हैं, हाँ एक नंबर देना था। कोई आपको अगर इशू फेस हो रहा है, किसी भी किस्म की डिस्कशन आपने करनी है, तो ये बिलाल भाई टीए हैं। ओके, बिलाल को बुलाना। अच्छा मोहतरम, ये ना थ्योरी है, इसको साथ ही कर लें, आसान सी है, पेज 372। पेज 373 2 भाई, नंबर यही है 373, यही है नंबर।
नॉन मनी आइटम्स, नॉन मनी आइटम्स, इनको इनिशियली रिकॉर्ड किस पे किया जाता है? स्पॉट रेट पे। मिसाल के तौर पे जैसे लिखें, वैसे तो कई एग्जांपल्स हमने कल की हैं, इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। तो अगर $10 की मैंने इन्वेंट्री खरीदी है और $300 का है, तो जवाब क्या आ गया? 3000। बताएं अब ये पहली लाइन आपको समझ आ रही है? नॉन मनी कौन सी चीज है इसमें, इन्वेंट्री है या क्रेडिटर है? नॉन मनी आइटम इज इनिशियली रिकॉर्डेड एट स्पॉट रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। इधर एक्सेप्शन है लिखी हुई, मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूं, हमने क्यों नहीं नॉन मनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड किया इस दिन? क्योंकि एडवांस वाला सवाल था। नहीं, फिर क्योंकि सवाल कौन सा वाला था? जब एडवांस वाला सवाल होगा फिर स्पॉट रेट पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? फिर तो वो पहले से कुछ ना कुछ एडवांस पे कर, फिर तो बैलेंसिंग आया करेगा। ओके, लेकिन नॉर्मली इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे की जाती है बोले? स्पॉट रेट पे। स्पॉट रेट होता है उस दिन का रेट। ईयर एंड के ऊपर इन्वेंट्री को लेटेस्ट रेट पर नहीं लाना, और कल भी नहीं लाए थे, और पीपीई को भी हम नहीं लाए थे। द ट्रांजैक्शन इज लेफ्ट एट ओरिजिनल स्पॉट रेट। ठीक है, उधर मत देखें, उधर की कुछ बात हुई फिर मैं करूंगा। तो ईयर एंड पे इन्वेंट्री को आपने लेटेस्ट रेट पर नहीं लाना, बल्कि इन्वेंट्री की वजह से पैदा हुए हुए क्रेडिटर को लेटेस्ट रेट पे लाना है। अच्छा, इफ नॉन मॉनेटरी आइटम इज कैरिड एट फेयर वैल्यू, if non-monetary item is carried at, then retranslate it at the exchange rate prevailing at the date when the fair value is, if non-money item बोले is carried at fair value, then retranslate it at the exchange rate prevailing at the date when the fair value is determined. बोले, if non-money item is carried at fair value। चीजों में ना किताब अब सिलेबस में थ्योरी आ रही है, चीजें लिखनी पड़ती हैं, तो इस तरह की लाइन अगर लिखनी पड़ी तो इसको याद करना पड़ेगा। इफ नॉन मनी, लॉजिक पे याद करें, कोई रट्टे मारने को हम नहीं कह रहे। इफ नॉन मनी आइटम इज कैरिड एट, then retranslate it at the exchange rate prevailing on the date the fair value is determined। अच्छा, अब जो एक्सचेंज गेन लॉस आया है उसका क्या करना है? The exchange difference is recorded in the same location as revaluation gain। एक्सचेंज गेन लॉस को भी वहीं डालें जहां रिवैल्यूएशन गेन लॉस को डाल रहे हैं। इसके एक्सचेंज गेन लॉस को ओसीआई में डालते हैं या पी&एल में डालते हैं? पता है ओसीआई क्या होता है? तो इसके एक्सचेंज गेन लॉस को रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में डालते हैं या पी&एल में? ये तो अभी समझ नहीं आएगा ना हमें। द रिवैल्यूएशन गेन अंडर आईएस 16 एंड आईएस 38 इज रिकॉर्डेड इन ओसीआई, देयरफॉर द एक्सचेंज डिफरेंस इज आल्सो रिकॉर्डेड इन ओसीआई। हमने आईएस 16 वाला तो भी कोई सवाल नहीं किया, ये वाला तो किया ना नीचे वाला। द फेयर वैल्यू गेन अंडर आईएस 40 इज रिकॉर्डेड इन पी&एल, देयरफॉर एक्सचेंज गेन डिफरेंस इज आल्सो रिकॉर्डेड इन पी&एल। आप बताएं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन लॉस कहां आता था? पी&एल में। इस वजह से एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज गेन लॉस भी किधर चला गया? पी&एल में। तो ये इसकी वजह। मनी आइटम्स, मॉनेटरी आइटम्स, मॉनेटरी आइटम्स में यही एग्जांपल दोबारा देखें। मॉनेटरी आइटम्स आर इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट स्पॉट रेट। अब पहले किसकी बात हो रही थी? इन्वेंट्री। अब क्या हेडिंग है? मॉनेटरी। मॉनेटरी में क्या आएगा? क्रेडिटर।
the monetary item, creditor, debtor, loan, etc. On initial recognition, दुल्हा क्या कह रहे हैं कितना? On initial recognition, a transaction must be translated. एक ट्रांजैक्शन को आप ट्रांसलेट करेंगे किसके ऊपर? At the spot rate on the date of the transaction, जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुई। भाई इतनी देर क्यों लग रही है? हाँ मैंने कहा इतनी देर क्यों लग रही है? मैंने आपको शेयर किया फाइल किधर? जो जैज वाला व्हाट्सएप आपका। ओके अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेटिव जो फिजिबिलिटी है उसको भाई कल देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी चलें देख लेते हैं। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी IAS 21 अलाउज एंटिटी टू यूज एन एवरेज रेट। भाई PDF भेज दो, जिप क्यों भेज रहे हो? PDF नहीं भेज सकते आप? अच्छा मोहतरम, ये ना अगर कभी ऐसा हो कि मिसाल के तौर पे too many sales transactions in a week, एक वीक में, वीक ये WEEK वाला होता है या EEK वाला होता है ना? टू मेनी सेल्स ट्रांजेक्शन्स इन अ वीक। फिर हम क्या करें? फिर बेहतर है कि अगर हमने $1000 की सेल की है तो हम रेट यूज कर लें एवरेज। रेट क्या यूज कर लें? एवरेज रेट ऑफ वीक। समझ आई बात? मेरे ख्याल से इजी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। एवरेज रेट का क्या मतलब है? सैटरडे को रेट और था, संडे को और था, मंडे को और था, ट्यूसडे को और था। इन सब की क्या ले लें? यानी 7 के 7 रेट को जमा करें, जमा करके उनको 7 पे डिवाइड कर दें तो एक एवरेज रेट निकल आया 298। ना 300 ना 302 ना 295 ना 305, इनको दरमियान में कोई रेट निकल आया तो एवरेज रेट ऑफ वीक यूज कर सकते हैं, इसकी इजाजत है। जवाब क्या आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2,98,000 जवाब आ रहे हैं, 2,98,000 जवाब आ रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कब रेट एवरेज यूज कर सकते हैं? जब आपको बहुत ज्यादा आपकी सेल हो। देखिए बाहर के मुल्क से ऑर्डर आ रहे हैं ऑनलाइन, 10 बजे ऑर्डर आया, 12 बजे ऑर्डर आया, 3 बजे ऑर्डर आया, पहले दिन 3 ऑर्डर आए, अगले दिन 4 ऑर्डर आए, अगले दिन 6 ऑर्डर आए। अब आप हर लम्हे का स्पॉट रेट ढूंढ रहे हो, आपको मुश्किल होगा, तो बेहतर है आप फिर क्या करें? एडमिनिस्ट्रेशन फिजिबिलिटी के लिए कहते हैं, मैं आपको मशवरा देता हूं कि एवरेज रेट यूज कर लें। नोट करें, तस्वीर खींचें, भेजेंगे। डन? ओके, ये क्या है भाई? चलें जी आगे पढ़िए। कोई फिक्रा समझ आ रहा है अब लिखा हुआ? फॉर एडमिन फिजिबिलिटी IAS 20
allows entities to use an for a time period, for a week or a if exchange rate does not fluctuate significantly. ठीक है, तो अगर ये 298 से 299 पे चला गया, 300 पे चला गया, 297, अगर 298 के भैया 250 पे चला गया किसी पे, तो वो तो फिर एवरेज लेना मुनासिब नहीं होगा। तो एवरेज कब लेंगे? जब बहुत ज्यादा चेंज ना हो। अब जैसे ऑयल प्राइस एकदम 50 रुपए चेंज होगी, तो ये तो फिर वो एकदम बड़ी चेंज है। हाँ, छोटी मोटी चेंज आती रहे ऑयल प्राइसेस की, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, बढ़ती रहे, कम होती रहे, फिर एवरेज ले लें। लेकिन अगर एकदम शूट अप कर जाए या शूट डाउन कर जाए, फिर एवरेज लेना मुनासिब नहीं है। अब मेरे ख्याल से ये काफी सारी ट्रांजैक्शंस थी। एक सेल हमारी $100 की थी, एक सेल हमारी $200 की थी, एक सेल मैंने ट्यूसडे को की थी $300 की। समझ आ रही है? तो दीज आर नंबर ऑफ सेल्स, too many transactions combined, क्या मैंने किसी एक कस्टमर को 1000 की सेल की है या मैंने ज्यादा कस्टमर्स को सेल की है 1000 की? किसी को $50 की, किसी को $100 की, किसी को $200 की, करते करते टोटल सेल कितनी हो गई? 1000 पे मैंने आसानी के लिए एक ही रेट क्यों लगा दिया? जालिमों, ये अच्छे बच्चों ये बताएं, 1000 पे मैंने एक ही रेट क्यों लगा दिया? क्योंकि फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं थी, वीक का या मंथ का मैंने एवरेज लेके गुजारा चला दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी आपने जवाब देना था, आसान है, वरना अगर एक एक दिन का रेट लगाना पड़ता तो जरा मुश्किल हो जाता। चले आगे। ओके, अच्छा भाई, क्रेडिटर को आपने ओरिजिनली किस पे रिकॉर्ड किया है? ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन ट्रांजैक्शन मस्ट बी ट्रांसलेटेड एट द स्पॉट रेट। ये देखें, उसे कहीं पीडीएफ में भेजे। पेएबल को मैंने इनिशियली किस पे रिकॉर्ड किया? स्पॉट रेट पे। पेएबल को इनिशियली किस पे रिकॉर्ड किया? स्पॉट रेट पे। मुझे ईयर एंड की वर्सेस वाली कैलकुलेशन करनी पड़ी या पेमेंट हो गई? पेमेंट हो गई। ईयर एंड वाली बात मैं स्किप कर रहा हूं, क्योंकि ईयर एंड पे मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। इधर आए, व्हेन द ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड। बताएं जी, पेएबल मनी था, नॉन मनी था? जल्दी बोले, मनी था, नॉन मनी था? इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे हुई है? मॉनेटरी आइटम था ना। इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे हुई है? स्पॉट रेट पे। सब्सीक्वेंट किस पे करनी है? सेटलमेंट के वक्त क्या करें? व्हेन द ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड, the payment must be recorded at the rate ruling at the date of payment। पेमेंट को रिकॉर्ड करें पेमेंट के डेट पे। the payment must be recorded at the rate ruling on this date। पेमेंट को इस डेट पे। and an exchange difference is recorded in P&L। और इस पेमेंट की वजह से जो एक्सचेंज डिफरेंस आया, इसको कहां ले जाए? P&L। लेकिन अगर ये ईयर एंड तक पे ना होता तो मशहूर जमाना कैलकुलेशन है, आपको याद है कौन सी करते हैं? अगर ये ईयर एंड पे ना होता, फिर हम करते 0.5 to 108 पे पड़ा है, 108 पे ले जाओ और पड़ा है 105 पे, इन दोनों का डिफरेंस लेते। पढ़े, at the end of financial year the monetary items must be retranslated at the rate ruling at the balance sheet। ये कब होता? हमारे सवाल में क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि पेएबल पे हो गया है। लेकिन कल की क्लास में जो पहला या दूसरा सवाल किया था उसमें ये हुआ था। उसके अंदर आप देखें, दूसरा सवाल जो किया था उसमें ईयर एंड पे डेटर्स या क्रेडिटर्स थे, वो पे नहीं हो सके थे। और याद है ना, कई सवाल किए मैं ऐसे ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन वाले, आज भी किए हैं। The monetary item must be retranslated at the rate ruling at the, अभी चारे वाला सवाल किया, चारे वाला सवाल में जो फूड मंगवाया था उस फूड का 30% पेएबल अभी वर्सेस कैलकुलेशन से गुजारा था। कई सवाल किए हमने आज इस तरह के। The monetary item must be retranslated at the rate ruling at the date of balance sheet date। The exchange difference is recorded in P&L। If transaction is settled before year end, तो this retranslation will not be, क्योंकि उसके लिए तो ये करेंगे ना नीचे वाला। ये कॉन्सेप्ट हम लीज के बाद करेंगे कि इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस को किस पे रिकॉर्ड किया जाता है।
एवरेज रेट, ये भी एक डिस्कशन है। इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस को, रिसीवेबल पेबल की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? इनकम और एक्सपेंस की। ये जो हमने ट्रांजैक्शन सेटल की है, ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 4 था ना, कैंगरू वाला। किस पेज पे था? 416। इसमें कितना एक्सचेंज डिफरेंस आया था? मैंने कहा जरा आपको फिर घर जाके फिगरें ढूंढनी आसान हो जाएगी ना। 1.56 एक्सचेंज डिफरेंस आया था 1.56। यहां से आपको इस पैराग्राफ को अगर कभी समझना हुआ तो समझ सकेंगे। सही है। अच्छा, एट द ईयर एंड वाला सवाल किया था अभी पास पेपर का, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें कितने % पेमेंट अनपेड थी? 30% पेएबल था ना। उसको ईयर एंड पे किससे गुजारा था? वर्सेस वाली कैलकुलेशन। तो इसका नाम रखें 0.5 का, वर्सेस वाली कैलकुलेशन। वर्सेस 0.6 में ऑटोमेटिकली कैसे वर्सेस हो गया? कैश पे किया ना, जब कैश पे किया, पेबल नेट किया तो वर्सेस हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, होमवर्क के सवाल आज के नोट्स में डाल दिए जाएंगे। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। IS 38 तो शुरू करेंगे, लेकिन पहले तो अभी ये खत्म करना है हमने। अस्सलाम वालेकुम। अभी ना ऑन करो, अभी ना ऑन करो भाई, ऑफ करो, अभी पॉज करो। ये देखें भाई, यहाँ ये लेक्चर यूट्यूब पे जाके इस चैनल के ऊपर जहाँ पड़ा हुआ है, उसके नीचे ये IS 21 की फाइल थी और ये लेक्चर नोट्स थे, उसमें होमवर्क दिया हुआ था। तो इसलिए होमवर्क शायद आप नहीं करके आए, फिर होमवर्क आपने देखा नहीं होगा ना। तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, यहीं से आपका होमवर्क होगा। आज भी यहीं पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, यूट्यूब के ऊपर ही नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।